हेलो दोस्तों, आप सभी का पीके एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग इस क्लास को देखो, जो कि यूपी कैडेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है तथा जो क्लास 12th में यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी के सेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज हम लोग गुणसूत्र का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से पूरी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, सो दैट बाकी का लेक्चर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। लिंग के आधार पर गुणसूत्रों का वर्गीकरण। तो लिंग के आधार पर गुणसूत्रों का जो वर्गीकरण है मेरे दोस्तों, वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मनुष्य में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है, 22 जोड़ी होती है तथा 23वें जोड़े क्रोमोसोम्स की होती है। पुरुष का सेक्स क्रोमोसोम्स XY का तथा महिला का XX होता है। पुरुष का जो पुरुष का सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो XY तथा महिला का XX होता है। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो Y गुणसूत्र के द्वारा होता है। हाइलेंड्रिक जीन पाए जाते हैं। तो हाइलेंड्रिक जो जीन पाए जाते हैं वो Y क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। हाइलोजेनिक जीन पाए जाते हैं तो X गुणसूत्र पर हाइलोजेनिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र हम देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। लैम्ब्रूस गुणसूत्र, जिसकी खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकार के गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो चुकी होती है लैम्ब्रूस गुणसूत्र में। दूसरा प्रकार है पॉलीटिन गुणसूत्र, जिसकी खोज बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने किया था। पॉलीटिन गुणसूत्र को कीटों के लार में खोजा गया था। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, या केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है गुणसूत्र के? तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन 50% पाया जाता है और DNA 40% पाया जाता है तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन 8.5% पाया जाता है और RNA 1.5% पाया जाता है। इन सभी को हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। वर्क्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वर्क्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं? तो गुणसूत्र के कार्य जो होते हैं वो हम अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र का प्रथम कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक जाति से दूसरे जाति में स्थानांतरित करना होता है। फिर दूसरा कार्य गुणसूत्र का उत्परिवर्तन तथा भिन्नता को प्रकट करना होता है। तीसरा कार्य जीवों में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण करना होता है। अगुणित गुणसूत्रों को कहा जाता है। तो अगुणित गुणसूत्रों को जीनोम कहा जाता है।
फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं हम। न्यूक्लिक एसिड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 ईस्वी में किया। ये फ्रेडरिक मिक्सचर कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन के रहने वाले थे। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अल्ट्रामान ने दिया। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अल्टमान ने दिया। न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फोरिक अम्ल। ठीक, नाइट्रोजन क्षार, फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड जो बने होते हैं वो 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षार के भी बने होते हैं। यहाँ फास्फोरिक अम्ल होता है, यहाँ नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। ठीक, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। यदि न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरिक अम्ल हटा दिए जाए तो बचा हुआ पदार्थ न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोसाइड हम किसे कहेंगे? यदि न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरिक अम्ल हटा दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक प्यूरिन, एक पिरीमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत, प्यूरिन किसे कहेंगे देखना, तो प्यूरिन के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजनी क्षार दोहरी बेंजीन रिंग संरचना वाले होते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन नामक नाइट्रोजन क्षार आते हैं। दूसरा पिरीमिडीन की बात करते हैं, तो पिरीमिडीन के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजनी क्षार इकाहरी बेंजीन संरचना वाले होते हैं। पिरीमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे हम डीएनए कहते हैं तथा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहते हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया। मुख्य रूप से पाया जाता है, डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है केंद्रक में 90%। ठीक, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया। डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है केंद्रक में लगभग 90%। नोट, 10% डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन पाया जाता है। ठीक, डीएनए में थाइमिन सदैव एडेनिन के साथ या एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में साइटोसिन सदैव ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बी सिंगल स्ट्रैंड, ए डबल बॉन्ड से जुड़ा है टी से, सी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है जी से, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तथा साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जो इसका चौड़ाई होती है डीएनए की
वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, 20 एंगस्ट्रॉम होती है और जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया। ठीक, वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को इस खोज के लिए 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए 1962 ईस्वी में। डीएनए का व्यास होता है, हम आपको पहले से ही बता दिए हैं, चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, लंबाई डीएनए की 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक पिच में नाइट्रोजन क्षारक छड़ों की संख्या होती है तो 10 होती है। कितनी होती है? 10। डीएनए में उपस्थित दो छड़ों के बीच की दूरी होती है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। द डबल हेलिक्स मॉडल पुस्तक के लेखक हैं तो वाटसन इसके लेखक हैं। वह कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल है। वर्क ऑफ डीएनए, डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए से एमआरएनए या आरएनए तथा एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए तथा एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया कहलाती है तो डुप्लीकेशन का नाम सुने होंगे। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया डुप्लीकेशन कहलाती है। डीएनए 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी एंड डीएनए। ठीक, जेड डीएनए, ए बी सी डी जेड डीएनए होते हैं, डीएनए होते हैं। ठीक, डीएनए का द्विगुणन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। डीएनए का द्विगुणन समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोश के विभाजन के इंटरफेज अवस्था के यस उप अवस्था में होता है। डीएनए के द्विगुणन समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोश के विभाजन के इंटरफेज अवस्था के यस उप अवस्था में होता है। डीएनए से आरएनए तथा एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाती है लिपांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपांतरण। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया कहलाती है तो अनुवादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुवादन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया कहलाती है तो अनुवादन कहलाती है। अर्धसंरक्षी द्विगुणन का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने दिया? तो मेल्सन तथा स्टाहल ने दिया। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो कोरेनबर्ग तथा भारत में डॉक्टर अरविंद खुराना। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की हम बात करते हैं। आरएनए किसे कहते हैं? तो आरएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन आरएनए में अनुपस्थित होता है थायमिन अनुपस्थित होता है। ठीक, टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मतलब संदेशवाहक आरएनए, आरआरएनए मतलब स्थानांतरण आरएनए
टीआरएनए मतलब mRNA मतलब संदेशवाहक आरएनए, टीआरएनए मतलब स्थानांतरण आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए होता है। mRNA शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जैकब तथा मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया। mRNA कुल आरएनए का कितना प्रतिशत होता है? तो 5 से 10% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 5 से 10% होता है। नोट, mRNA केंद्रक के डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को राइबोसोम्स तक पहुंचाता है तथा राइबोसोम्स सूचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करता है। mRNA 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉलीसेंट्रिक आरएनए, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पॉलीसेंट्रिक mRNA प्रोटीन संश्लेषण में एक से अधिक सूचनाओं को राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। फिर मोनोसेंट्रोनिक क्रोमोसोम्स आरएनए, यह यूकार्योटिक कोशिका में पाया जाता है। यह केवल एक ही संदेश धारण करता है। फिर टीआरएनए, एक mRNA पढ़ा दिए। फिर टीआरएनए की बात करते हैं। तो टीआरएनए कुल आरएनए का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यह कुल आरएनए का लगभग 10 से 20% पाया जाता है। ठीक, फिर आरआरएनए की बात करते हैं हम। तो आरआरएनए कुल आरएनए का कितना प्रतिशत होता है? तो ये सबसे ज़्यादा 80% होता है। सबसे स्थिर रहता है आरआरएनए, ये सबसे स्थिर आरएनए होता है। नोट, सभी यूकार्योटिक कोशिकाओं में आरआरएनए 4 प्रकार के होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरआरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि आरआरएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? तो अल्टमान तथा सेच ने बताया कि जो आरआरएनए है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए तथा आरएनए में अब हम अंतर देख लेते हैं कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में तथा कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए मुख्य रूप से कोशिकीय द्रव तथा केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र की अगर हम बात करते हैं, डीएनए के सूत्र क्या होता है? तो C5H10O4 होता है। और सूत्र आरएनए की बात करते हैं तो C5H10O5 होती है। इसमें डीएनए में इसमें पिरिमिडीन क्षारक, साइटोसिन तथा थायमिन पाया जाता है। इसमें पिरिमिडीन क्षारक, साइटोसिन तथा यूरेसिन पाया जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगे। प्रायः द्विरज्जुकीय होता है डीएनए तथा आरएनए प्रायः एकल रज्जुकीय होता है। मतलब द्विरज्जुकीय मतलब डीएनए डबल लेयर में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केवल सिंगल लेयर में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो आरएनए या डीएनए जो होता है यह प्रायः आनुवंशिक होता है। ठीक, यह प्रायः क्या होता है? आनुवंशिक होता है। यह प्रायः आनुवंशिक नहीं होता है। आरएनए का निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए से होता है तथा कोशिका द्रव में एकत्रित होता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने
गुणसूत्र के कुछ प्रकार बताए। फिर उसके बाद डीएनए तथा आरएनए का विशेष अध्ययन किया। तो ये जो वीडियो है क्लास 12th बायोलॉजी के लिए, डीएनए और आरएनए अच्छे से पढ़ लेना, ये अंतर ज़रूर पूछा जाता है। और यूपी कैटेट की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी कैटेट वाले बच्चे से ध्यान दें। जो टर्म इसमें कुछ वन लाइनर दिए गए हैं, ये वन लाइनर जो टर्म हमने बताया उसको अच्छे से आप याद करिए, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम यूपी कैटेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यूपी कैटेट में जो कोई भी हो तो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। और क्लास 12th वाले भी, क्लास 12th वाले बच्चे अच्छे से ध्यान देना। जो भी एग्रीकल्चर से हो चाहे बायो से हो, ये 2022 में जो यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से लाइक करो। देखने के बाद इसे नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कहीं दूर नहीं जाना है, एक यही इस चैनल पर आपको लगभग सभी क्लास 12th के लगभग सभी क्लासों का अध्ययन कराया जाएगा। और जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगभग एक ही क्लास में सब फैसिलिटी उपलब्ध है, सब सिलेबस लगभग उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे यूपी कैडेट में, तो इसमें जैसे आपको जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सब आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।